तो स्टूडेंट्स आज लेक्चर 7 है और मैंने आपको लास्ट टाइम जो है गाज़िस लॉ कराया। गाज़िस लॉ के जो है सारे एस्पेक्ट देखे, कूलम्स लॉ को कैसे ड्राइव करना है, ये सारी चीज़ें जो है रिसेंटली लेक्चर में हो चुकी हैं। तो और मैंने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ शुरू करवाई थी वो थी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गाज़िस लॉ की जो है मदद ली थी। और उस वक्त हमने दो फिगर जो ली थी, एक हमने लाइन चार्ज लिया था, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। और दूसरी जो चीज़ हमने ली थी वो हमारे पास थी एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, चार्ज की एक शीट थी और उसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ये दोनों इतने अहम नहीं थे, 4 नंबर के आ सकते हैं, 2 नंबर के। मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की वाले गॉसेस लॉ की मदद से, वो ये वाले अब लॉन्ग क्वेश्चन जो दो मैं आज करा रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ वो वाले हैं। तो इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना किस में से है। अगर वो आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें गॉसेस लॉ की मदद से, किस में से, स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से। अब आपके पास जो एक शेप है वो क्या है, वो है स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज। स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज का मतलब है कि आपके पास एक वॉल्यूम है, कोई भी स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर आपके पास हर जगह चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब ये जो स्फीयर है इसके अंदर हर जगह आपके पास चार्ज है। तो अगर वो इसमें कहे स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपको पास होलो चार्ज जो होगा ना, फिगर होगी, तो उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैं आपको अभी से इसका जो है ना डिफरेंस बता रहा हूँ। तो आपने, अगर आपके पास एक स्फीयर है, जैसे ये मेरे पास डायग्राम में है, और इस स्फीयर के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली, और आपने इस चार्ज स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो निकालना है, तो उसके लिए आपके पास 3 जो है स्टेप होंगे, या आप उसे कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका बंटवारा 3 तरीकों से हो सकता है। मतलब ये है कि आपके पास एक तो ये होगा कि आपने इस स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज निकालना है, तो वो चार्ज आपने निकालना है कि इस स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल इधर ये आपके पास चार्ज है स्फीयर, और इसके बाहर ये वाला जो स्फीयर है, इस ये आपको बता रहा है कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। या दूसरा आपके पास जो बनेगा वो ये होगा कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाज़िस लॉ की मदद से जो हम निकालेंगे। और तीसरा जो स्टेप है वो आपके पास है, या तीसरा जो से कह सकते हैं क्वेश्चन है, वो आपके पास ये होगा कि इस स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी लाइन के ऊपर, इसके ऊपर इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो अहाता है, जो इसकी बाउंड्री लाइन है, उस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अगर आपको ये सवाल आए तो आपने तीनों को अलग अलग निकाल के बताना है। पहला आप स्टेप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर चार्ज निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, कि इस स्फीयर के आउटसाइड क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने 3 चीजों को जहन में रखना है इस तरह के क्वेश्चन करते हुए। नंबर 1 मैंने आपको कहा था कि आपने वॉल्यूम जो चार्ज जो आपके पास चार्ज डेंसिटी है वो निकालनी है। लेंथ है तो आप उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, एरिया है तो आप उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, और इफ देयर इज वॉल्यूम आप उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे या स्फीयर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। दूसरा आपके पास स्टेप था कि आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में अल्लाह ना करे भूल जाएं तो आप इन तीनों पॉइंट को रिकॉल करके कुछ लिख सकते हैं और आपको नंबर मिलेंगे।
और तीसरा जो पॉइंट था वो आपके पास था कि आप गाजिस लॉ एंड पे अप्लाई करेंगे, उसमें क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और उस गाजिस लॉ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए निकाला है, उसके साथ कंपेयर करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तरीका बताया था और हम इसी को फॉलो करके हर फिगर में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यूएट कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास जनाब जो है चीज आउटसाइड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो तीन चीजें समझ लें आप। सबसे पहले आपके पास, आप जब भी कोई चीज में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो आप एक गाशियन सरफेस लेंगे। वो एक गाशियन सरफेस हमारी एक अज्यूमिंग सरफेस होगी, वो हमारी एक्सपोज्ड जो है ना सरफेस होगी, कि हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार्ज स्फीयर है और आपने इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। जैसे हमने पीछे दो सिलेंड्रिकल जो है गाशियन सरफेस ली थी, यहाँ पे आप एक स्फीयर जो है गाशियन सरफेस लेंगे। अगर आपने आउटसाइड निकालना है तो आपकी जो गाशियन सरफेस है वो आउटसाइड होनी चाहिए। जैसा कि ये जहाँ पे ये जो चीज है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये आपके पास गाशियन सरफेस है। ये गाशियन सरफेस जो है ये हमें बताएगी कि इसके हर एरिया में, जिसे हम डी ए छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, इसके हर एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से हर एरिया में कितना गुजर है। और जब मैं इन सब को सम करूंगा, इंटीग्रल लूंगा, तो वो मुझे सबका बता देगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज स्फीयर की वजह से क्या है। अब आपके पास दो रेडियस बन जाएंगे। एक रेडियस आपके पास ओरिजिनल चार्ज स्फीयर का होगा, जो ये हम नोट्स यूज कर रहे हैं, इसमें आपके पास जो रेडियस है उसे कैपिटल आर से लिखा है। तो बेहतर यही है, यही मुनासिब है कि आप यही जो नोटेशंस हैं, यही जो टर्मिनोलॉजी है, इसको इस्तेमाल करें। और जो हमारे पास गाशियन सरफेस होगा, जो हमने अज्यूम किया हुआ है, वो हमारे पास स्मॉल आर होगा। ठीक है ना, इन रेडियस को समझना और इनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आपके पास चार्ज स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और आपके पास जो आपने सरफेस अज्यूम किया उसका स्मॉल आर है। ये आपके पास आ गया, आउटसाइड द सरफेस हम निकाल रहे हैं। अब आप पहला स्टेप वही लेंगे कि आप इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये स्फेरिकल चार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इसकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती है चार्ज ओवर, अगर लेंथ है तो डी एल, अगर एरिया में से निकाल रहे हैं तो डी ए, और यहाँ इन दिस केस हमारे पास वॉल्यूम है तो हम इसको ले लेंगे डी वी। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या स्फीयर चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, डी क्यू ओवर डी वी। यहाँ से आपने चार्ज निकालना है। यहाँ से जो हम चार्ज निकालेंगे, इस चार्ज को हम एंड पे जाके गॉसेस लॉ में जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे चार्ज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंशियल खत्म करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल लिया, तो मेरे पास Q आ जाएगा इंटीग्रल चार्ज डेंसिटी इंटू डी वी। अभी आपको पता है कि ये चार्ज डेंसिटी जो है, ये आप इसका इंटीग्रल तो नहीं ले सकते, इसका डी वी का लेंगे। तो मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा, एक वॉल्यूम स्फीयर का, लास्ट टाइम हमने उसका एरिया देखा था, वो 4πr² था। यहाँ पे हम वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3πr³। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं, स्मॉल आर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बात हम कर रहे हैं चार्ज की। तो क्यू का मतलब है कि आपके पास चार्ज कहाँ कहाँ तक है। तो इधर आपके पास चार्ज इस कैपिटल आर के अंदर अंदर है, उससे बाहर चार्ज आपके पास नहीं है। तो चार्ज जहां तक मौजूद है वो आपके पास ये रेडियस कैपिटल आर है। इसलिए जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो आप रेडियस वही लेंगे जहां तक आपके पास चार्ज मौजूद है। तो आपके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा 4/3πr³ रो। इस आर का मतलब है कि इस चार्ज की लिमिट इस आर के अंदर अंदर है। ठीक है, ये आपके पास आ गया चार्ज। नेक्स्ट स्टेप आप निकालेंगे, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं E डॉट डी ए। ये हम करके आए हैं, इसी की मदद से हमने गाजिस लॉ प्रूव किया, इसी की मदद से हमने कूलम्स लॉ भी ड्राइव किया था।
तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए है। यहाँ पे मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ ई और डी ए के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। डी ए जो है वो आपके पास एरिया है, और एरिया आपको पता है हमने पहले भी देखा था कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब फिर यहाँ पे आर कौन सा आएगा? अब देखें, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द स्फीयर निकालना है। तो आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास जो एरिया है वो ये है। हमने इस एरिया में से अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसलिए अब हम जिस लिमिट या जिस रेडियस को लेंगे वो स्मॉल आर नहीं होगा, वो हमारे कैपिटल आर नहीं होगा, वो हमारे पास स्मॉल आर होगा। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपना गाशियन सरफेस का रेडियस लेंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया E4 पाई आर स्क्वायर। या आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसेस लॉ कहता है वो है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू जो आपने शुरू में ही निकाल ली थी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, इसको और इसको इक्वेट करें। तो E4 पाई आर स्क्वायर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। Q की वैल्यू जो आपके पास है वो ये मौजूद है, इसकी वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो आपके पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, जो कि आपके पास रेडियस है। किसका रेडियस है? वो आपके पास रेडियस है चार्ज स्फीयर का, और रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। अगर आप इसे वेक्टोरल फॉर्म में लिखें तो आपको पता है एक रेडियस आर जो कि पोजीशन वेक्टर है, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, वो आपको ये आर जो है वो बताएगा। तो ये आपके पास था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। किसके आउटसाइड निकालने का? ये आउटसाइड है एक चार्ज स्फीयर के। इसी का दूसरा पार्ट जो है, पहले आपने आउटसाइड निकाला, अब आप निकालेंगे इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अब आपके पास देखें, ये आपके पास चार्ज स्फीयर मौजूद है और जिसका रेडियस हमारे पास आर कैपिटल है, क्योंकि हमारे पास चार्ज यहाँ तक है। अब मुझे इनसाइड के इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? तो अब जो हम अपनी गाशियन सरफेस जो अज्यूम करेंगे वो गाशियन सरफेस इनसाइड दिस चार्ज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंदर होगी। तो ये हमारे पास जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो है ये गाशियन सरफेस का रेडियस है, और गाशियन सरफेस का रेडियस हम क्या लेंगे? स्मॉल आर। बिल्कुल वही स्टेप रिपीट करें, लेकिन इनको रिपीट करते वक्त आप रेडियस की जो बात है उसको लाजमी मद्देनजर रखें। अब देखें, इसमें फिर आप पहले निकालेंगे अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये आ गई। इसका इंटीग्रल लिया तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यों आया कैपिटल? क्योंकि आपके पास चार्ज आर तक महदूद नहीं, आपका चार्ज जो है कैपिटल आर तक है, जैसे अभी हम ऊपर करके आए हैं। ये आपके पास आ गया। लेकिन मुझे जो निकालना है, मुझे तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इस अहाते के अंदर अंदर चाहिए, इस रेडियस इस मदार के अंदर अंदर चाहिए। तो इसका मतलब मुझे चार्ज को स्केड़ना पड़ेगा, मुझे इस चार्ज की वैल्यू को रेडियस को अंदर की जानिब लाना पड़ेगा। इसके लिए अब हम चार्ज निकालेंगे, वो चार्ज होगा इसके अंदर, और उस चार्ज को हम कहेंगे क्यू बार, कि वो इस गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, ना कि इस पूरे के अंदर जो कि हमने ये निकाला हुआ है। हमें निकालना है कि इस गाशियन सरफेस के अंदर हमारे पास क्यू बार क्या है, या इसके अंदर चार्ज क्या है, उसे हमने क्यू बार से डोनेट किया। अब देखिए, क्यू बार का मतलब है कि आप क्यू बार लेंगे तो आप सिर्फ इधर आर कैपिटल को स्मॉल आर से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेडियस जो है क्यू बार का, उस चार्ज का, उसकी वैल्यू इस मदार के अंदर अंदर मौजूद है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैपिटल आर वी विल टेक स्मॉल आर। तो ये आपके पास आ गया क्यू बार। ये क्यू की वैल्यू और ये क्यू बार, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्यू बार आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्यू, मतलब इस क्यू बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ होल चार्ज, तमाम जितना भी चार्ज है उसके लिहाज से आपके पास क्यू बार की वैल्यू आ जाएगी। वो आपके पास ये आ गई। अब क्यू बार आपके पास ये आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, वही ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, अब इसका रेडियस आपके पास स्मॉल आर आएगा। क्यों स्मॉल आर आएगा? क्योंकि मुझे गाशियन सरफेस में से वैल्यू निकालनी है। जैसे मुझे ऊपर गाशियन सरफेस में से निकालनी थी, इधर गाशियन सरफेस में से निकालनी है। तो मेरे पास गाशियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये आ गया। अब मैं जो गॉसेस लॉ लगाऊंगा, अब गॉसेस लॉ जो होगा वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, वो होगा क्यू डैश, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाशियन सरफेस में से निकालना है, और गाशियन सरफेस का मतलब है इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से निकालना है। तो अब हम क्यू नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? क्यू बार। इसलिए हमने ऊपर क्यू बार को पहले से निकाल के रख लिया था। आप स्टेप चेंज कर सकते हैं, पेपर में आगे पीछे कर लें, लेकिन तरतीब जो है वो समझ के काबिल हो। तो इस क्यू बार एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ कंपेयर किया। इसके बाद आप क्यू डैश की वैल्यू पुट करें। वो वैल्यू पुट की तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ये आ गया। अगर इसका वेक्टोरियल फॉर्म निकालें तो इसको आर से आर पोजीशन वेक्टर से साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यह आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। अब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, कि आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी इस शीट के ऊपर आपने चार्ज निकालना है। तो ये तो इंतहाई आसान होगा। क्या होगा कि आपके पास ये जो अब आपके पास गाशियन सरफेस जो है वो इसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है ना, इसके ऊपर ही आएगी। बुक वाले ने इसे नहीं बना के दिखाया, तो आपके पास गाशियन सरफेस इसके ऊपर ही आएगी। तो इसका मतलब गाशियन सरफेस का जो रेडियस स्मॉल आर होगा वो बराबर होगा आपके पास ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्फीयर के रेडियस के। तो आपने अभी जो ताज़ा ताज़ा इक्वेशन निकाल रखी है, इसमें आर को आर कैपिटल से रिप्लेस कर दें, या आर कैपिटल को स्मॉल आर से, कुछ भी कर लें। तो आपके पास जो वैल्यू है, जैसे कि ये आर को आपने आर ले लिया, तो आर से आर स्क्वायर, आर क्यूब कटा तो आर स्क्वायर। तो आपके पास जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आ गई के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अगर देखें आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो उसकी वैल्यू भी यही होती है, और यही होनी चाहिए, क्योंकि ये ना बाहर है ज़्यादा कि जिससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए, ना ज़्यादा अंदर है कि वैल्यू चेंज हो। ये बिल्कुल उसके एन ऊपर मौजूद है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का असल फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास है। गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आपने इम्तिहान में क्वेश्चंस को जो है उनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो आप ये वाला लिखेंगे, अगर वो होलो चार्ज पूछता है तो आप नेक्स्ट वाला जो अभी मैं कराने लगा हूँ वो लिखेंगे। तो इसमें मैं आपसे नेक्स्ट करा के फिर पूछता हूँ आपसे, अगर कोई आपके सवाल आते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास जनाब है गॉसेस लॉ अप्लाई करें और गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे वो आप स्फेरिकल चार्ज शेल में से निकालेंगे। यहाँ पे जो टर्म शेल है ना वो काबिल गौर है, वो काबिल तवज्जो है। अब ये जो स्फेरिकल चार्ज शेल है, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक शेल है, ये होलो है। इस होलो का मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ऊपर जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इसके अंदर, लिहाजा वो होलो नहीं था। लेकिन अब ये जो सिनेरियो है इसमें आपके पास जो चार्ज है वो बस इसकी सरफेस पे है, ठीक है। ये आपको सरफेस पे नजर आ रहा है, ये बल्कि इधर डायग्राम में है कि ये आपके पास एक शेल है, ये होलो शेल है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू मौजूद नहीं है। और जो भी आपके पास चार्ज है वो ऑन द सरफेस है, वो एट द सरफेस है, वो इसकी बैरूनी सतह पर मौजूद है आपके पास। अब इसमें आपके पास एग्जामिनर शेल थ्योरम के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो आपको कह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालें स्फेरिकल चार्ज शेल में से। तो इसमें आपको किसी तरह से भी सवाल आ सकता है, लेकिन इधर से हटके नहीं आएगा। तो इसमें आपके पास दो लॉ बनते हैं, एक फर्स्ट शेल लॉ और एक सेकंड शेल लॉ। जो फर्स्ट शेल लॉ है उसको देखते हैं वो क्या कहता है, इन दोनों को मिला के शेल थ्योरम्स कहते हैं। और जो सेकंड शेल लॉ है वो क्या कहता है। तो आपके पास जो फर्स्ट शेल लॉ है वो क्या कहता है, आपके पास ये फर्स्ट शेल लॉ के मुताबिक आपने
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपने इस स्फीयर शेल के बाहर निकालनी है, इस स्फीयर शेल के बाहर निकालनी है। तो फर्स्ट शेल लॉ कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस शेल के बाहर निकालें तो वो जो जितना चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पर मरकूज हो जाता है, यानी वो इस एक पॉइंट पर जो है वो कॉन्सनट्रेट हो जाता है। वो सारा अपना जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसी बाहर वाले गाशियन सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पी पर लगती है। इसे हम फर्स्ट शेल लॉ कहते हैं। तो उसी में दोबारा आप उन्हीं प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले आप इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। सेकंड, आप इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड, आप इसमें गाउसेस लॉ यूज करके गाउसेस लॉ में क्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाली है। ये तीनों प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन फिर बातों को कि इसमें एरिया भी चेंज होगा, इसमें रेडियस वगैरह सबको मलहूजे खातिर रखना पड़ेगा। अब आपके पास अ, अब आपके पास ये एक शेल है और ये 3 डिमेंशनल नहीं है। साफ पता लग रहा है कि उसके चार्ज ऊपर ही है, मतलब उसकी स्फीयर पे है, उसके अंदर कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई हुई। तो इसका एक एरिया के तौर पे ये काम कर रहा है। तो आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें एरिया इन्वॉल्व है। तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी चार्ज ओवर एरिया। तो इधर से चार्ज निकलेगा सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डी ए। अब जो एरिया आप लेंगे, एरिया का इंटीग्रल वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा होगा? आर ऑब्वियसली वो होगा जहां तक आपके पास चार्ज पाया जा रहा है। और चार्ज आपके पास कहां तक पाया जा रहा है? ओरिजिनल शेल के रेडियस पे आर के मुताबिक ये। और जो हमने गाशियन सरफेस में जहां पे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे कि पिछले केस में हम करके आ रहे हैं, तो उसका रेडियस ये स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो आपके पास जो चार्ज आएगा वो आ गया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप, उसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ई डॉट डी ए लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो डी ए का जो आपके पास इंटीग्रल आएगा वो आपके पास क्या होगा? एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। दोबारा वही बात कि आर स्मॉल क्यों यूज हुआ? क्योंकि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो मुझे आउटसाइड द शेल निकालनी है, लिहाजा उसका रेडियस क्या है? आर है। फिर आपके पास क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी गॉसेस लॉ का फॉर्मूला लगाएं, इन दोनों को इक्वेट करें, क्यू की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाल रखी है उसको पुट करें, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर आएगा। और ये देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और देखें वही है। और ये किसी पॉइंट, एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेट कर रही है। वो पॉइंट ये भी हो सकता है या यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये पूरा जो चार्ज है ये सारा किसी एक पॉइंट पर जो है क्या करेगा? अपनी जो वैल्यू है उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर सारा का सारा अपना जोर लगाएगी। और हमारा फर्स्ट शेल थ्योरम भी यही कहता था, और हमारी जो इक्वेशन जो हमने प्रूव की है वो भी हमें यही बता रही है। उसके बाद आपके पास है सेकंड शेल थ्योरम। सेकंड शेल थ्योरम आपके पास क्या कहेगा कि आपके पास जो एक शेल है उस शेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। ये आपके पास सेकंड शेल थ्योरम कहता है कि आपके पास जो चार्ज शेल है उस चार्ज शेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो वो तो बज़ाहिर नजर भी आ रहा है। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें चार्ज तो निकाल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे गाशियन सरफेस में आपने निकालना है चार्ज, और गाशियन सरफेस जो है यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद ही नहीं। तो लिहाजा आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ होगा वो होगा 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। अगर बात होती यहाँ तक आने की तो फिर तो आपके पास चार्ज था Q जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हम अब निकाल रहे हैं गाशियन सरफेस में क्योंकि हमने इनसाइड द चार्ज शेल निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो आपके पास गासेस लॉ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट है। इसी तरह आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें
वो ई डॉट डी ए, आपके पास डी ए। अब मुझे कहाँ तक निकालना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अंदर इधर, तो मुझे आर ये लेना पड़ेगा। तो आपके पास आर क्या है, आपके पास आर आ जाएगा ई 4πr²। यहाँ पे आर जो है वो स्मॉल आर ये वाली वैल्यू है। तो इसको कंपेयर करें इसके साथ, और अभी हमने देखा कि चार्ज जो है इसके अंदर 0 है, तो ये आपके पास ई 4πr² क्यू और एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्यू आपके पास 0 है, तो ई 4πr² इधर जाके डिवाइड हुआ, तो ई की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे ये साबित हुआ कि आपके पास इस चार्ज के शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अमल नहीं करेगी। तो ये आपके पास सेकंड शेल थ्योरम था। तो इसमें आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के प्रोसेस थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई पूछे जाने वाला नहीं, ना ही आपके पास है कोई सिलेबस में। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया उस तरह याद रखें, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आएगा, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। तो आपको अगर इसी में कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछें प्लीज। जी जनाब। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें मुझसे। सर ये पूरा एज अ लॉन्ग भी पूछ सकते हैं? देखें, 2 सवाल हैं, दोनों को अलग अलग एक लॉन्ग आएगा, या तो ऊपर वाला जी पूरा लॉन्ग पूछेंगे, लेकिन हैं दो, एक स्फीयर है और एक शेल है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। सर ये शेल में भी दो जैसे थ्योरम आपने कहा था, हाँ ये ये भी पूरा लॉन्ग। सेपरेट पूछ जी सकते हैं या नहीं ये नहीं, पूरा लॉन्ग ही है? पूरा लॉन्ग, पूरा लॉन्ग, सेपरेट नहीं जी पूछेंगे। जी सर। हाँ पूरा, वो कहेंगे शेल थ्योरम लिखें, शेल थ्योरम, फर्स्ट शेल थ्योरम, सेकंड शेल थ्योरम, वो ये नहीं कहेगा फर्स्ट लिखें सेकंड, शेल थ्योरम बस आपको कहा जाएगा। अच्छा सर, ये जो आपने लास्ट वाला करवाया है इसमें वो उसके मींस स्फेरिकल होल के ऊपर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल। हुआ, जी होल इस की सरफेस के ऊपर? इसके सरफेस के ऊपर बस है, इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसे होलो शेल कहते हैं। अगर अंदर होता तो इसको कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये होलो शेल है। आप अगर एक बलून है, आप बलून को हल्का सा बाहर एक चार्ज भी दें तो वो पूरा बलून की सरफेस पे फैल जाएगा, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो कहीं होगा कम कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। यानी सर इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो आ रही होंगी अंदर भी, तो नहीं कैंसिल अंदर, करके मीन? अंदर नहीं आती, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है वो अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि चार्ज अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं आएंगी। जी सर ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी। आगे कैपेसिटर है। कैपेसिटर का अगर पेपरों का मुआवजा किया जाए पिछले सालों का, कैपेसिटर में कैपेसिटर पूछता है, कैपेसिटेंस पूछता है, फैराड के बारे में पूछता है। इधर से आपको एमसीक्यूज आते हैं, तो काइंडली आप एफएससी के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके कोई भी एमसीक्यूज देख लें, और मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए बुक्स बताई हुई हैं कि आप इल्मी की एफएससी की बुक्स आती हैं वो देख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास बाकी सब्जेक्ट का भी अंबार लगा हुआ है, तो आप सिंपली पिछले 20 सालों के कम से कम एमसीक्यूज देख लें, उन 20 सालों के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें खुद। जब आप आज खुद करेंगे तो आपके लिए इम्तिहान में एमसीक्यूज करना मुश्किल नहीं होगा। तो कैपेसिटर आता है, कैपेसिटेंस आता है, फैराड आता है। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। और सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो 2021 में आ चुका है वो है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालें। वो अनफॉर्चुनेटली 2021 में आ चुका है, तो अब इस साल तो नहीं आ सकता। हाँ पीएमएस के इम्तिहान में या आपके प्रोविंशियल इम्तिहानात में वो पूछा जा सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सरसरी सा बता के आगे निकलूंगा। कैपेसिटर आपको पता है ऐसी डिवाइस होती है जो चार्जेस को स्टोर करती है। तो कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करती है, और कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करने के बाद अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है। आपको पता है जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड में कैद हो जाना की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी को अपने अंदर कैद कर लेता है बस। तो आपके पास कैपेसिटर जो है वो आपके पास एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में।
CSS में इम्तिहान में सवाल आया हुआ है कि साबित करें कि कैपेसिटर जो है अपने अंदर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करते हैं, साबित करना है आपने। इसी तरह आप अगर बात करें सोलेनाइड की, या हम चलेंगे इंशाल्लाह जब मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड पे, तो जो सोलेनाइड है, जो इंडक्टर है आपके पास, वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो कैपेसिटर का काम है आपके पास स्टोर करना चार्जेस को। तो आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी कैपेसिटर की ये कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है, किसी भी कैपेसिटर की इस एबिलिटी को कि वो कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है, इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, उसकी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस का यूनिट आपके पास फैराड होता है। यहाँ मैंने सारा इस नोट्स में आपके पास मिल जाएगा आपको, वैसे आप कॉन्सेप्ट बना लें और खुद अपना लिखें। The charge stored on one of the capacitor plate per unit potential different battery is called capacitance of capacitor। अब होता ही है कि आपने बैटरी लगाई किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने और एक को आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्लेट्स पर चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा आपके पास चार्जेस इधर जमा होते जाएंगे। तो आपके पास Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा चार्जेस इसकी प्लेट पर उतने ज्यादा ही जमा होंगे, लिहाजा इसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो आपके पास कांस्टेंट होगा, ये इनफैक्ट रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को। तो Q इज इक्वल टू CV आपके पास होगा। और इन प्लेट्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर एनर्जी उतनी ही ज्यादा आपके पास स्टोर होगी। तो ये आपके पास बेसिक बातें थी। कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 फैराड क्या होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 वोल्ट एक कूलम चार्ज को मूव करा के यहाँ पे लाएगा और एक कूलम चार्ज आपके पास कैपेसिटर में स्टोर होगा। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड या 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास फैक्टर किन पे डिपेंड करता है, ये बच्चों वाली बातें हैं, एरिया ऑफ प्लेट या भी हम देखते हैं। तो उसके बाद आपके पास मेन चीज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से आप एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास दो प्लेट हैं, और दोनों को आपने कोई वोल्टेज दिया हुआ है। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लेट है, इस प्लेट के गिर्द मैंने निकालना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के गिर्द निकालने के लिए मैं गाशियन सरफेस ड्रा करूंगा। ये जो डॉटेड लाइन में आपके पास सरफेस है इसे हम गाशियन सरफेस कहेंगे। ये गाशियन सरफेस इस प्लेट ए के गिर्द हमें बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी प्लेट पर होगा, या जो चार्ज इधर प्लस क्यू है वो उधर नेगेटिव क्यू होगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो होगा E.dA अलोंग दिस क्लोज्ड गाशियन सरफेस। तो आपके पास E.dA आ गया। इसी तरह गासिस लॉ कहता है कि आपके पास चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, इस चार्ज Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से। तो ये आपके पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया, बिल्कुल ऊपर जो हम करते आ रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। यहाँ पे E.dA एरिया है और एरिया आपके पास सिंपल प्लेट का एरिया है, कोई ये स्फीयर नहीं है या कोई और फॉर्म नहीं है इसकी। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, खाली ए लिख लें तो वो आपके पास EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैदा हो रहा है वो क्या आ गया, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। आपके पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपके पास है। अब एक चीज यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट रट्टा लगा लें कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कि आपके पास अगर इन दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि आपके पास फासला ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूती से कायम नहीं हो पाएगा जो प्लस और माइनस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की वजह से होना चाहिए था। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जितना ज्यादा वोल्टेज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उतने ज्यादा चार्जेस आपके पास प्लेट के गिर्द अक्यूमुलेट होंगे। एक तरीका ये है, या दूसरा ये है
आप पेपर में डायरेक्ट E इज इक्वल टू V ओवर D लिखें, एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, उसको सब कुछ पहले से पता है, आपने सिर्फ अपना बताना है। तो एक डायरेक्ट E इज इक्वल टू V ओवर D लिख लें, या फिर आपके पास ये पूरा उसने प्रूव किया है कि आपके पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रखता हूँ और इस चार्ज को मैं मूव कराकर ऊपर की जानिब लेकर जाता हूँ, अब चार्ज प्लस है और मैं चार्ज को नेगेटिव से प्लस की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज को नेगेटिव वाले की तरफ लाएगी, लेकिन मैं इसे ओपोजिट लेकर जा रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा हूँ वो VB माइनस VA है, क्योंकि मैं उसे B प्लेट से A की जानिब लेकर जा रहा हूँ, और ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, E इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसकी जो लेंथ है वो ऊपर की जानिब DR है या DS है, DR या DS, तो ये आपके पास एक जो है इलेक्ट्रो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, आप उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाना चाह रहे हैं, तो E डॉट DS आपके पास क्या आ जाएगा, VB माइनस VA। यहाँ पे E ए किस्म की वर्क डन फोर्स है F, क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको वर्क देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे आपके पास DS आएगा। नेगेटिव आपके पास क्यों आएगा, क्योंकि आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, एंगल आपके पास यहाँ पे 180 डिग्री होगा, E क्योंकि नीचे की जानिब है और DS आप ऊपर की जानिब लेकर जा रहे हैं, इसलिए या तो सिंपली आप इस चीज को लिखें समझ लें, या आप इधर ये लिख लें E इज इक्वल टू V ओवर D। तो इनको मैं करूं प्लस माइनस जो भी करूं तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू EDS और E इज इक्वल टू V ओवर D, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो उन प्लेट के दरमियान है। तो मेरे पास E आ गया V ओवर D, और जो यहाँ पे मैंने E निकाला है इधर वैल्यू पुट कर दें V ओवर D, तो E इज इक्वल टू V ओवर D, D उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया QD ओवर A अपसाइलन नॉट। अब क्या आप करें, Q और V को नीचे ले आए, A अपसाइलन नॉट D को इधर ले जाएं,